आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम करंट की मंथली मैगजीन के रूप में हम विजन की मैगजीन को डिस्कशन करेंगे। आप किसी भी एक मैगजीन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम विजन की मंथली मैगजीन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी चीज़ें प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कशन की जाती है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ यह है कि इसमें आपका करंट के साथ साथ आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। इसलिए हम जो विजन की मैगजीन है उसको डिस्कशन कर रहे हैं, उसको ही हमने टारगेट किया है, ठीक है ना। तो इसमें हमने अभी हमारा टारगेट ये था कि मई से डिस्कस करने का, हम मई 2022 से लेकर के आगे हम जब तक आपकी वही एग्ज़ाम होगी उसके लिए हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे। चाहे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई, चाहे नेक्स्ट ईयर स्टेट पीसीएस में आपकी कोई एग्ज़ाम हुई नहीं नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको एक वीडियो तो मिल चुका होगा जिसमें हमने पॉलिटी के पहले पार्ट को पढ़ा, और पॉलिटी के पहले पार्ट के अंतर्गत हमने 7वीं अनुसूची में सुधार को लेकर के हमने डिस्कशन किया। इसके बारे में हमने सारी जानकारी आपके साथ डिस्कशन की। दोस्तों, आज इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए हम पॉलिटी की मंथली मैगजीन कौन सी ले रहे हैं इस बार, मई, ठीक है ना। तो मई की मंथली मैगजीन में मई 2022, और इस मैगजीन के अंतर्गत हम किस पार्ट को ले रहे हैं, पॉलिटी पार्ट को। पॉलिटी हम सबको लेंगे, अच्छे से लेंगे, अच्छे से समझ के लेंगे। तो पॉलिटी वाले पार्ट को अभी हम डिस्कशन करें, और इसी पॉलिटी वाले पार्ट में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कशन करते हैं जिसमें आपने सुना होगा मृत्युदंड। ये क्या है कि क्वेश्चन हो सकता है आपको प्री में तो नहीं आएगा, लेकिन मेंस के बारे में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दे देगा, और मेंस में ही नहीं बल्कि आपके किसी ऐसे में इसका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी जब टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो इसमें से, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे इसको लिख लेते हैं मृत्युदंड, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है ना। तो इसको लेकर के आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है आपके लिए, कहाँ कहाँ आपके लिए इसका महत्व हो सकता है। तो दोस्तों, एक तो जीएस 2 में मुख्य रूप से ये क्या है कि चूँकि ये मृत्युदंड है, तो मृत्युदंड किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा है, व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। और जीवन का अधिकार किसमें है आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 21। और जीवन का अधिकार किसकी बात करता है, भारतीय लोकतंत्र की बात करता है। भारतीय लोकतंत्र में देखो, ध्यान रखना, एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते जाएंगे तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, तभी आपकी सोच है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, विस्तृत होगी, और आप एक क्वेश्चन को कई डायमेंशन दे सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है उसमें अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जब आप थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक में लिखेंगे, थोड़ा सा उसको और दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, तो वो आपकी थिंकिंग को बताएगा। तो भारतीय डेमोक्रेसी में जो व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है, और जब व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि व्यक्ति सर्वोच्च है, व्यक्ति संपूर्ण है, और व्यक्ति सुप्रियर है एक डेमोक्रेसी में। तो उसी व्यक्ति के लिए यदि हम मृत्युदंड की बात कर रहे हैं, और मृत्युदंड में किसकी पावर ज़्यादा हो जाती है, राज्य की। मृत्युदंड कौन देगा, राज्य द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राज्य की पावर ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इसको यह कह रहे हैं कि GS 2 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो आपके फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसके अलावा इसको दूसरा महत्व यदि हम देखें तो ऐसे में वो आ सकता है ना। ऐसे में इसमें निबंध, किसी भी प्रकार से निबंध आ सकता है, ऐसे एक बड़ा टॉपिक बन सकता है कि टॉपिक जैसे कैसे, एक टॉपिक अगर मैं आपको बना के देखूँ तो वर्तमान लोकतांत्रिक सभ्य समाज में मृत्युदंड की प्रासंगिकता, ये क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है इससे आप को ऐसे का टॉपिक भी मिल सकते हैं। यानी कि वर्तमान जो डेमोक्रेटिक जो समाज है, वर्तमान जो सिविलाइज समाज है, उसमें आखिरकार मृत्युदंड कितना प्रासंगिक है, कितना नहीं है। तो इसी से रिलेटेड यदि आपसे ऐसे पूछा जाए, इसी से रिलेटेड यदि आपको GS 2 का क्वेश्चन आए, इसी रिलेटेड किसी स्टेट PCS में क्वेश्चन आए, या इसी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों उन सब के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इंटरव्यू में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इंटरव्यू में आपको पता है आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं, तो यदि ओपिनियन हम किसी भी चीज़ के बारे में तभी डेवलप कर पाएंगे तब हम उस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी हमें अच्छी सी होनी चाहिए। तो हाल ही में सबसे पहले इस टॉपिक का हमने महत्व देखा कि इसका महत्व क्या है। इसके बाद दोस्तों सबसे दूसरा काम रहेगा कि करंट में क्यों है। जब भी करंट पढ़ो तो उसको जरूर पढ़े, ये करंट में क्यों है भाई। मृत्युदंड तो कोई बड़ी घटना तो है नहीं, मृत्युदंड तो पुरातन काल से चलती आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम पे चलती आ रही थी। आखिरकार मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट वर्तमान टाइम में हाईलाइटेड क्यों है, तो इसका रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्वतः संज्ञान,
देखो एक एक शब्द को समझ आए। स्वतः संज्ञान का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं किसी मुद्दे पर क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। उसके पास कोई शिकायत करने मत जाओ, कोई रिट मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। सुप्रीम कोर्ट को लगी कोई अखबार में खबर पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से कोई न्यूज़पेपर में खबर पड़ी, कोई रिपोर्ट आई, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है। तो सबसे पहले ये कि इसमें घटना क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ध्यान रखना ये शब्द को समझना, स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि मृत्युदंड की जो प्रक्रिया है उसका रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से उस प्रक्रिया का पुनर्विचार आरंभ किया जिसके द्वारा मृत्युदंड देते हैं। यानी कि मृत्युदंड देने की प्रक्रिया के रिव्यू के बारे में क्या किया, स्वतः संज्ञान लिया। ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, हम एक टॉपिक नहीं बल्कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, इसलिए हो सकता है हमारा वीडियो आपको बड़ा हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपने इसको समझ के पढ़ा तो ये चीज़ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। सबसे पहले कोई अगर नया बंदा होगा जो बेचारा पहली बार स्टार्ट करता हो तो उसको पहली बात स्वतः संज्ञान का पता, स्वयं मोटो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में स्वयं मोटो बोलते हैं। अब दोस्तों टॉपिक तो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन चूंकि ये वर्ड आया है, हमारा एक एक टर्म को आपको समझाने का उद्देश्य है जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की समझ में कोई कमी ना रहे। बाकी इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए मुझे 2 सेकंड लगेंगे, 5 मिनटों में इस टॉपिक को आपको पक्ष विपक्ष सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको अच्छे समझाना, इसलिए स्वतः संज्ञान शब्द का मतलब ये होता है कि स्वयं सुनवाई करता है। और दोस्तों ये स्वतः संज्ञान की प्रक्रिया अगर बात करें हम तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की अगर आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट की ये न्यायिक सक्रियता है। इसको बोलते हैं न्यायिक जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म में ये होता है, अगर आपने सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि न्यायपालिका खुद प्रोएक्टिव होकर के किसी मुद्दे पे सुनवाई करती है। इसमें न्यायपालिका क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है। अब ये एक अलग मुद्दा है, इसको मैं अगर आपने मेरे पॉलिटी की चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, इसके पक्ष विपक्ष क्या है। मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जो स्वतः संज्ञान की जो प्रक्रिया है यह न्यायपालिका की एक प्रोएक्टिव प्रक्रिया है, ये न्यायपालिका की जुडिशियल एक्टिविज्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था कैपिटल पनिशमेंट की प्रोसेस का रिव्यू करने के लिए। तो ये थी घटना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो कोई भी टॉपिक अगर हमें आता है तो सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब ये क्या है उसको समझना चाहिए, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, यानी कि मृत्युदंड क्या है। तो दोस्तों देखो मृत्युदंड क्या होता है, इसे इंग्लिश में तो कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, लेकिन मृत्युदंड का मतलब देखो शब्द समझ जाने का, मृत्युदंड का मतलब है कानून, ठीक है ना, एवं उचित विधि की प्रक्रिया के तहत, उचित विधि की प्रक्रिया के तहत उचित सुनवाई के बाद किसी को अपराध की सजा हेतु, अब इसको समझना, एक शब्द को समझाऊंगा, अपराध की सजा हेतु क्या दिया जाता है, उसको अपराध की सजा के रूप में उसको क्या सजा सुनाई जाती है, राज्य के द्वारा सजा सुनाई जाती है, द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, उसे बोलते हैं मृत्युदंड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्या क्या शब्द बोलना चाहता हूँ उसमें फोकस करो। देख मैं उनको अलग उस कलर में हाईलाइट करता हूँ। देखो इसमें एक तो दोस्तों कि कानून के माध्यम से, किसके माध्यम से, कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से। सबसे पहला पॉइंट है कि मृत्युदंड होगा जो कानून की उचित प्रक्रिया होगी, कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और वह व्यक्ति ने सबसे पहले कोई क्या होगा इसमें कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, पहले अपराध करेगा, सबसे पहले व्यक्ति अपराध करेगा, अपराध के बाद उस पर केस होगा, केस के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है ना। और जब प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस में न्यायपालिका के द्वारा निर्णय दिया जाएगा, और न्यायपालिका क्या है, राज्य, न्यायपालिका भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, न्यायपालिका खुद भी एक स्टेट का पार्ट है। तो उचित प्रक्रिया, उचित सुनवाई सब कुछ करके जब पूरे तथ्यों के आधार पर लगता है कि नहीं इस व्यक्ति का अपराध इतना है कि इसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए,
तो उसके अपराध के अनुपात में उसको किया जाता है, दंड दिया जाता है। और यदि उसका अपराध इतना बड़ा है जो उसके मृत्युदंड लायक है, तब उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, कानून की उचित प्रक्रिया, उचित सुनवाई के बाद किसी अपराध की सजा कह दी जाती है, राज्य के द्वारा मौत दी जाती है, उसे बोलते हैं मृत्युदंड। और इसलिए दोस्तों, यदि आप बात करते हैं एनकाउंटर की, ये एनकाउंटर है, ये मृत्युदंड नहीं है। एनकाउंटर मृत्युदंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो सुनवाई हुई, ना कोई उचित प्रक्रिया हुई, ना साबित हुआ कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं। मान लें कोई अगर किसी व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर मार देती है और उसको मौत दे देती है, तो आप ये बताओ कि क्या गारंटी थी कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है? क्या गारंटी थी कि वो व्यक्ति अपराधी था? जैसे आपने हैदराबाद कांड में देखा होगा, कई जगह कांड में देखा होगा कि पुलिस द्वारा इस प्रकार की जो अपराधी बात की जाती है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के जो एनकाउंटर होते हैं, इनको बोलते हैं विधियोत्तर मौत या विधियोत्तर हत्या। मैं शब्द को पूरी तरह वो नहीं कर पा रहा, लेकिन विधि से परे इनको हत्या बोलते हैं। और ये कानूनी प्रक्रिया का भाग नहीं है। ये क्या है? इसीलिए इसको कई बार मृत्युदंड को क्या माना जाता है, कई बार एनकाउंटर है वो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो जाता है, वो उचित सुनवाई के विरुद्ध हो जाता है, और वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के विरुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए एनकाउंटर मृत्युदंड की श्रेणी में नहीं आता। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आखिरकार इस मृत्युदंड की बात हम करें तो मुख्य रूप से ये मृत्युदंड की बात अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ी बात है, देखो इसमें एक शब्द मैंने यूज किया था, कानून की उचित प्रक्रिया। और कानून की उचित प्रक्रिया आर्टिकल 20 का भाग है, अगर आप जानते होंगे तो। आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से बात बोली गई है कि व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय होगा। और प्राकृतिक न्याय का एक पार्ट ये होता है कि व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया, यानी उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको अपना वकील रखने का मौका दिया जाना चाहिए। और जब वो सब कुछ अपना पक्ष रख दे, उसके बावजूद भी यदि ये साबित होता है कि व्यक्ति अपराधी है, तो उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मृत्युदंड। जब भी आपको कहीं लिखना हो तो इस प्रकार से यदि कीवर्डों को आप यूज करते हुए अपनी परिभाषा लिखोगे या किसी व्यक्ति को समझाओगे, किसी इंटरव्यू में बोलोगे, तो आपकी परिभाषा में दम आ जाए। कई बार जनरल परिभाषा चली जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, मृत्युदंड की आखिरकार हम बात करें तो ये मृत्युदंड अगर हम बात करें, सबसे पहले हो सकता है एक टॉपिक हो, बट डेफिनेटली एक दमदार टॉपिक होगा। अगर मृत्युदंड की बात करें तो मृत्युदंड को क्या है, इसको नैतिक माना जाता है। मतलब देखो, है तो हत्या ही है, लेकिन ये हत्या कैसी है? नैतिक हत्या। क्यों है? नैतिक रूप से इसको स्वीकार किया गया है, ध्यान रखना है ना। क्यों? क्योंकि ये बात तो ठीक है कि ये समाज है, और एक समाज में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं और एक समाज में बुरे व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना। अब राज्य की जिम्मेदारी है, अब राज्य की क्या जिम्मेदारी है कि सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। राज्य की जिम्मेदारी क्या है? राज्य की अगर हम बात करें जिम्मेदारी की, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी व्यक्तियों के हितों की, सभी व्यक्तियों अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे। अब ये बता, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो इसका भी अपना अधिकार है, और अच्छे व्यक्ति के अधिकारों को यदि बुरे व्यक्तियों के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, और बार बार यदि हनन किया जाता है, मान लो इस व्यक्ति की किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो इसका भी तो जीवन का अधिकार था। और यदि इस व्यक्ति के इन लोगों के द्वारा बार बार यदि इसकी हत्या की जाती है, यदि सुधरते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समाज को अच्छे से सुचालक चलाने हेतु मृत्युदंड अनिवार्य है। मतलब इसलिए इसको लाया गया था। ये बात बोली गई है कि देखो, समाज में अच्छे भी व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के अधिकारों की बार बार हनन करता है, उनके जीवन के अधिकार को नुकसान पहुंचाता है, तो राज्य की ये ड्यूटी है कि वो अच्छे व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु बुरे व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सीमित कर सकती है, क्योंकि इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। ठीक है, इसलिए मृत्युदंड मुख्य रूप से आया था। अगर हम मृत्युदंड की बात करें, अब हाल फिलहाल में आपको देखें तो वर्तमान स्टेटस देखते हैं इसको। वर्तमान स्टेटस क्या है? तो वर्तमान इसका अगर वर्तमान स्थिति देखें हम मृत्युदंड की, तो मृत्युदंड की अगर वर्तमान स्थिति देखें दोस्तों, ये क्या फैक्ट है, और ये फैक्ट आपके पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो फैक्ट क्या है कि अभी तक कम से कम 108 देशों ने इसको समाप्त कर दिया। 108 देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को समाप्त कर दिया। एक तो ये फैक्ट है। ठीक है, अब इन्होंने इसलिए समाप्त कर दिया कि भाई हम किसी भी चीज़ को, इनका तर्क ये था कि हम किसी को दंड क्यों देते हैं, ताकि वो सुधर जाए। लेकिन जब तुम्हें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड ही दे देंगे तो सुधरेगा कैसे? वो तो चला ही जाएगा जीवन से।
ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का तर्क देते हुए इन्होंने बात बोली। तो ये जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ, ये फैक्ट कहाँ से है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा है। तो जो एमनेस्टी है इंटरनेशनल, उसकी ये फैक्ट है। तो पहला फैक्ट क्या है कि 108 देशों में दोस्तों इसको क्या किया है? समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि 8 देशों ने साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। 8 देश है। साधारण अपराध मतलब जो इतना जघन्य अपराध ना हो। कई देश ऐसे थे पहले कि छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश काल में आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया तो उसको फांसी की सजा, यानी कि छोटे अपराध के लिए। एक बार ब्रिटिश में ऐसे भी कानून थे जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने किसी का पर्स चुरा लिया तो इसके लिए भी मृत्युदंड दे दिया। तो ये मृत्युदंड सही नहीं था, क्योंकि किसी व्यक्ति को दंड उसके अपराध के अनुपात में ही दिया जाना चाहिए। अब किसी ने पर्स चुरा लिया तो इससे मृत्युदंड का क्या मतलब? ठीक है ना। तो 8 देशों ने साधारण अपराधों के लिए जो मृत्युदंड देते थे को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एक चीज है। दूसरा, 28 देशों ने, लगभग 28 देशों की बात करें तो 28 देशों ने पिछले 10 वर्षों से किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उनके वहां मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कभी नहीं हुआ। ये भी एक फैक्ट है। ये वो फैक्ट है, ये फैक्ट आपके तब काम आएंगे जब आप इसके विपक्ष में जाएंगे। जब आप इस बात को कहेंगे कि नहीं भारत में उसको समाप्त कर देना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि नहीं 108 देशों ने समाप्त कर दिया, 108 देशों ने इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया, 28 देशों ने पिछले 10 वर्षों से कोई मृत्युदंड नहीं दिया। ठीक है। और वर्तमान में 55 देश हैं, यह है बरकरार है, और जिसमें इंडिया भी आपको पता है शामिल है, तो इंडिया में मृत्युदंड शामिल है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसमें आप इसलिए इसको यहाँ से हम देख रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इसको लेकर के कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी मृत्युदंड को लेकर के कि हमें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में ये बात बोली गई। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, तो इन्होंने बोला कि मृत्युदंड की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। इस संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा इसका विरोध किया गया। तो कैसे? क्योंकि देखो क्या बोला कि मृत्युदंड की प्रकृति क्या है? अपरिवर्तनीय। इसकी प्रकृति क्या है? अपरिवर्तनीय। इसका मतलब समझो, अपरिवर्तनीय मतलब है इसको किसी व्यक्ति को व्यवहार को हम बदल नहीं सकते, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके। जबकि दंड देने का जो मुख्य प्रावधान ये था कि हम किसी व्यक्ति को सुधारें, इसलिए दंड दिया जाता है। तो ये उस प्रोविजन के विरुद्ध है। ये बात इंटरनेशनल कन्वेंशन में कई बार बोली गई है। और इसको इतना नहीं, इसको अगर बात करें आप ICCPR, ये ICCPR का मतलब है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिटीजन पॉलिटिकल सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इसका फुल फॉर्म है ना। तो इसको अगर बात करूँ मैं हिंदी में, तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय। और इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि इसको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल के रूप में दिया जाना चाहिए। इसको अंतिम लक्ष्य के रूप में, अंतिम ही उपाय के रूप में इसको दिया जाना चाहिए, अन्यथा इसको नहीं दिया जाए। इसके लेकर के मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कई हुई है, इंटरनेशनल कन्वेंशन कई हुई जो मृत्युदंड को लेकर के इसके विरोध की बात कर रही है। जिसमें ICCPR कन्वेंशन हुई, जिसमें अगर CRC की हम बात करें, जिसको बोलते हैं बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, इसमें उसकी मना की गई थी। तो ये आपके पास एक फैक्ट हो जाएंगे कि कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन में इसका विरोध किया गया था। ठीक है। इसी के अलावा आपको बात करें तो 2007 में UNO की जो महासभा है, उसमें भी एक संकल्प पारित हुआ कि मृत्युदंड को स्थगित किया जाए, सभी देश मृत्युदंड को पोस्टपोन कर दे, इसको समाप्त कर दे। तो किसमें बोला गया था? यूनाइटेड स्टेट महासभा में, जनरल असेंबली, उसमें 2007 में एक संकल्प लाया गया तथा इसमें मृत्युदंड के स्थगन की बात की। तो आप समझ रहे हो कि मृत्युदंड के स्थगन के कितने प्रोविजन चल रहे हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन आया कि मृत्युदंड को हमें समाप्त कर देना चाहिए, तो वहाँ जब आप अपना तथ्य रखो, जब वहाँ अपना पक्ष रखो, तो इन तथ्यों का आप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें भारत में, मृत्युदंड की अगर बात करें, CP का मतलब कैपिटल पनिशमेंट, ध्यान रखना। तो भारत में यदि हम मृत्युदंड की आगे दोस्तों बात करें, तो देखो आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना
के बिना हम किसी भी व्यक्ति के अपराध, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आचरण नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना। लेकिन मृत्युदंड क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया है। अर्थात हम 21, हमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 21 भारत का मृत्युदंड की मनाही करता है, तो ये बात गलत है। आर्टिकल 21 स्वयं कहता है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के जीवन को हम समाप्त नहीं कर सकते। बट इसका दूसरा तर्क देखा जाए तो हाँ, कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध में जाता है तो उसके लिए हम मृत्युदंड का प्रोविजन रोकते हैं। तो ध्यान रखना। तो आर्टिकल 21 भी मना नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि हाँ, बेकाम में आप किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नहीं ले सकते। भारत में मृत्युदंड का प्रोविजन अगर बात करें तो CRPC, CPC है ना, इनमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो एक्ट है अगर हम बात करें तो आर्मी एक्ट है ना, ये 1950 में आया था। एयर जो नेवी एक्ट की बात करें हम, ये 1950 में आया। और इसके नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एक्ट, इनमें मृत्युदंड का प्रोविजन है, भारतीय संविधान में इनमें लिखा हुआ है। इसके अलावा ST and SC जो अत्याचार निवारण अधिनियम, ध्यान रखना, ये भी, इसमें भी कई बार ऐसी सिचुएशन है कि इसमें भी आपको कोर्ट मृत्युदंड का प्रोविजन कर सकता है। तो ये आपको जो फैक्ट पता होना चाहिए, इसलिए इसको मैं रखता हूँ, ठीक है। इतना इसमें टाइम इसलिए दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा प्रोविजन है कि आर्टिकल 70, आप दो आर्टिकलों को देख लेना, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास सकती है और आर्टिकल 72 गवर्नर के पास सकती है, ठीक है ना, किसकी? माफ करने की। लेकिन इन दोनों की शक्तियों में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि गवर्नर केवल और केवल राज्य के कानूनों के अंतर्गत ही, जो राज्य के अगर कोई कानून है उसका उल्लंघन करने पर अगर दंड मिला है तो उसको स्थगित कर सकता है, वह आर्मी के कानूनों के अंतर्गत मिलने वाले दंड को स्थगित नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति सभी प्रकार के दंडों को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। ये अंतर है बेसिक, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये पूरा हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि और वर्तमान भारत में क्या चल रही है। तो वर्तमान में एक बात, वर्तमान में और स्थिति हम देखें वर्तमान भारत में, तो दोस्तों उन देशों में जहाँ गंभीर अपराधों के विभिन्न कानून है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया, वहाँ भी मृत्यु दंड को कई बार बरकरार रखा हुआ है। अगर भारत में हम बात करें, दुनिया में अगर बात करें, तो 2021 के अंत तक 488 ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सजाएं सुनाई गई थी, परंतु कई ऐसे साथ ही मृत्युदंड को बनाए रखते हुए अधिक कानूनों को भी प्रस्तावित किया। यानी कि वर्तमान में स्थिति है कि यदि हमारे पास एक दूसरा पहलू आ जाए कि हमें मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए, तो ये बात वर्तमान में पूरी तरह साबित नहीं हो रही, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी इंसिडेंट हो रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युदंड को सज़ा सुनाई जा रही है। यानी कि मृत्युदंड की सज़ा में वृद्धि हो रही है, मृत्युदंड की सज़ा एवं मृत्युदंड के कानूनों में वृद्धि हो रही है। तो अगर आपसे बोला जाए कि क्या मृत्युदंड के कानून या सज़ा कम हो रही है, तो गलत बात है। मृत्युदंड के कानून और मृत्युदंड की सज़ा दोनों में वृद्धि हो रही है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 2021 की बात करूं, 488 नए ऐसे कैदी हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, जो पिछले से 21% अधिक है। और इसके अलावा अगर मैं मृत्युदंड के कानूनों की बात करूँ तो इसमें MP एवं पंजाब, इन्होंने ध्यान रखना, जहरीली शराब बेचने वाले, जो जहरीली शराब है, देख लो किस चीज़ के लिए मृत्युदंड दे रहे हैं, जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों को भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये कानून MP ने और दोनों बनाए। अर्थात कैपिटल पनिशमेंट की अपराध की श्रेणी में ज़्यादा अपराधों को शामिल किया गया है। तो ये इस बात का संकेत है कि वर्तमान समय में भी मृत्युदंड को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया, और सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के केस में, जिस केस का नाम जरूर याद रखना, ये केस है बच्चन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतर्गत उचित प्रक्रिया, यानी कि ये कहा कि देखो मृत्युदंड तो दो, यानी कि न्यायाधीशों के द्वारा किसी अपराध का मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, परंतु ये मृत्युदंड का अधिकार एक तो क्या नहीं है, विवेकाधिकार नहीं है। यानी कि न्यायाधीशों को, ये ध्यान रखना, एक पॉइंट समझना, न्यायाधीशों को मृत्यु दंड का अधिकार क्या नहीं है, विवेकाधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से दे देंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, उचित प्रक्रियात्मक
सुरक्षा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो एक कोर्ट ने सज़ा सुना दी, उसके बाद दूसरी जगह अपील कर सकता है, उसके बाद भी अगर सज़ा सुना दी तो वह रिव्यू अपील कर सकता है। तो उचित प्रक्रिया का मतलब है उसको अपील का अधिकार होना चाहिए, उसको रिव्यू का होना चाहिए, उसको क्यूरेटिव या हम बोल सकते हैं उपचारात्मक अपील। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था उसके 4 अपराधियों ने कितने ज़्यादा हथकंडों को यूज किया था। अंत में इतनी प्रक्रिया को गुजारने के बाद भी जब पाया गया कि ये व्यक्ति दोषी है तो उनको सज़ा दी गई थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 के बचन सिंह बाद में स्पष्ट रूप से बोला गया कि ये बात है, जो दंड देने का जो अधिकार है ये बेवर का अधिकार नहीं, बल्कि ये संविधान की उचित प्रक्रिया के माध्यम से दंड देने का अधिकार है। तो उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। अर्थात कोई ऐसा नहीं, कोई न्यायाधीश कई बार क्या होता है कि कोई केस आया, गैंग रेप का आया, और एक वकील ने चाहे कहानी सुना दी, या हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं था, उसके विरुद्ध भी बार बार वो वकील बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बहुत सेंटिमेंटल हो गया, डिसीजन दे दिया। ऐसा नहीं, इसमें बोला गया कि डिसीजन देने से पहले उसको सारे प्रोविज़न, सारे तथ्य, सारी कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ अपराधी को भी सारे विकल्प प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उसके बाद अंत में उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात 1980 के बचन सिंह बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हालांकि ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोली कि देखो ये बात तो है कि भविष्य में दंड देने के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच निर्णय हेतु एक रूपरेखा प्रदान की। इस बात के आधार पर, मतलब इस पॉइंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो साबित कर दी कि मृत्युदंड किसे देना है और आजीवन कारावास किसे देना है। इसके लिए वो थोड़ा सा संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखें। अब बात आता है, हमारा मुख्य मुद्दा अब आता है। मुख्य मुद्दा जो हमारा ये है कि मृत्युदंड बना रहना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इसके समर्थक कुछ बोल रहे हैं, इसके समर्थकों की यदि हम बात करें, दोस्तों जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि मृत्युदंड को बना रहना चाहिए या नहीं। तो इसको दो भागों में हम देखते हैं। सबसे पहले इसके समर्थक क्या कहते हैं। अगर इसका समर्थक तर्क देखें, हम समर्थक पक्ष देखें कि इसको बना रहना चाहिए या नहीं, तो इसका सबसे पहला है एक कि ये सबसे महत्वपूर्ण है डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है? डिटरेंस का मतलब होता है निवारक। अगर हिंदी में बात देखें, इसका मतलब ये है कि देखो, इनका कहना यह है कि यदि व्यक्तियों के मन में ये भय रहेगा, अगर व्यक्तियों में भय रहेगा कि अपराध करने पर मेरी भी मृत्यु हो सकती है, जब व्यक्ति को अपनी मौत का भय आता है तब व्यक्ति सारे अपराध करने के लिए डरेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि मृत्युदंड दो या मत दो। अगर हम एक पक्ष रख दें कि मृत्युदंड बिल्कुल ही हटा दें, अगर हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, तो फिर लोगों के मन में आ जाएगा कुछ भी कर ले, मरेंगे तो नहीं कम से कम, ठीक है ना। तो लोग अपने इसमें क्या, इसलिए बोला जाता है कि एक विश्वास है, एक डर है जो लोगों के मन में लाना चाहिए, क्योंकि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में क्या होना चाहिए, डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, और इसलिए मृत्युदंड का प्रोविजन होना चाहिए। और एग्जाम्पल हम अगर एक देखें, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जापान की एक फिलॉसफी है, जापान की वो सब जगह की फिलॉसफी है, लेकिन जापान की एक मजबूत फिलॉसफी है। जापान का मजबूत विश्वास क्या है वहाँ जापानी संस्कृति का, कि देखो जो कार्य बुरा, जो जिस व्यक्ति ने बुरा किया है उसके साथ बुरा होना चाहिए। इसलिए जापान में प्रतिवर्ष 3 कैदियों को मौत की सज़ा दी जाती है। इनका विश्वास क्या है, बुरा करने वालों के साथ बुरा। अर्थात जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की मौत की सज़ा, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त किया है, तो उस व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त होना चाहिए, उस व्यक्ति की भी मृत्यु होनी चाहिए। तो जापान में ये विश्वास बना हुआ है कि बुरे के साथ बुरा होना चाहिए, और इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ की जाती है, प्रतिवर्ष यहाँ 3 मृत्युदंड दिए जाते हैं। ये एक एवरेज है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि पहला इसका जो उद्देश्य है कि सबसे पहले इसको इसलिए लाया गया ताकि ये क्या कर सके, ये एक भय बैठा रख सके, ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को भय बनाए रखे। दूसरी बात, दूसरा अगर इसकी बात करें तो प्रतिकार, एक पक्ष प्रतिकार का है जिसे रिट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अब ऐसा क्या है, देखो अगर किसी व्यक्ति का मतलब एक आप समझो कि अगर कोई व्यक्ति है उसमें से उसको मार दिया, तो उसके घर वालों के मन में यही रहेगा कि हमें न्याय तभी मिलेगा तब इसकी हत्या करने वाले की हत्या हो,
उसको सज़ा मिले। तो इसलिए हमें मुख्य रूप से कई बार ऐसा होता है कि जो पीड़ित है उसको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि लाने के लिए क्या करता है, पीड़ित को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि लाने हेतु क्या किया जाता है, हमें इसको किया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। ये बात बोल रहे हैं जो मृत्युदंड को बनाए रखना चाहते हैं वो। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ, तो दिल्ली में गैंगरेप जिस लड़की का हुआ था उसकी माता पिता कितने दम तक उसका केस लड़ते रहे इस संतुष्टि के लिए कि जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है उनको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब उनको मौत की सज़ा मिली तब जाकर के उनके माता पिताओं को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिली। ठीक है, तो पीड़ित को मतलब हम कह सकते हैं इसमें पीड़ित के संबंधी को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि लाने हेतु प्रतिकार किया जाना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे, जॉन लॉक ने भी एक बात बोली थी इसमें। जॉन लॉक क्या कहता है, जॉन लॉक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह अपना जीवन का अधिकार खो देता है। अर्थात इसने क्या बोला है कि यदि आर्टिकल, मैं दूसरे पक्ष में बोल रहा हूँ, अगर आर्टिकल 21 का कोई उल्लंघन करता है अर्थात वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन का अधिकार उल्लंघन कर रहा है, तो उसका भी आर्टिकल 21 समाप्त हो जाता है। ये बात सही है। यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करेगा तो खुद के अधिकार भी खो देगा, और जब व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी तो डेफिनेटली उसकी खुद का जीवन भी मौत की सज़ा में कन्वर्ट होगा। एक ही हो गया। तीसरा अगर बात करें हम तो न्याय जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसमें एक चलता है आनुपातिकता का सिद्धांत। इस आनुपातिकता का मतलब है कि अगर किसी का क्राइम बड़ा है तो पनिशमेंट भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का क्या किया है, दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, तो उस स्वयं की भी हत्या किसके द्वारा की है, राज्य के द्वारा। और इसलिए क्या होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। अनुपात के यानी कि जितना ज़्यादा गंभीर अपराध होगा, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि उतना ही अपराध के लिए सज़ा दी जानी चाहिए, ये न्याय का सिद्धांत। और इसके अलावा चौथा है नागरिकों की इच्छा। एक सर्वे कराया गया था 2012 में। 2012 में एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में पूछा गया कि सर्वे में स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या हमें मृत्युदंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो 70% भारतीयों ने इसका क्या किया, समर्थन किया। अर्थात जब देश की जनता जब इस बात के पक्ष में है कि हमें मुख्य रूप से मृत्युदंड को जारी रखना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमारा भी जिम्मेदारी होती है कि मृत्युदंड को जारी रखें। तो इसलिए मृत्युदंड को बना रहना चाहिए। इसके अलावा पांचवा, पुलिस प्रशासन को प्रोत्साहन देने हेतु। देखो, ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इनके समर्थक हैं, बल्कि इसका दूसरा पक्ष भी देखेंगे कि ये कितनी चुनौतियाँ हैं। तो पुलिस को प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु देखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया और पुलिस को पता है कि ये मरेगा नहीं, तो पुलिस का व्यक्ति सोचेगा कि यार मैं क्यों पकड़ूँ इसको, क्या ही फायदा, चाहे इसने कोई भी क्राइम किया हो, ये इसको सज़ा तो मिलेगी नहीं, ये अपने आप क्या कर सकता है, भग जाएगा। तो इससे क्या है कि पुलिस फिर क्या करेगी, उस व्यक्ति को जेल में डालने से अच्छा है कि उसके साथ कोई सौदेबाजी कर लेगी, तो इससे न्यायिक सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। तो पुलिस को प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु मृत्युदंड जरूरी है। तो ये वो पॉइंट है जो मृत्युदंड के समर्थन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको मैंने जो समर्थन के पॉइंट बताए हैं, उन्हीं पॉइंटों को हम विपक्ष में कर देते हैं। कैसे, कि अगर दूसरा पक्ष है कि मृत्युदंड को नहीं होना चाहिए, अर्थात ये मृत्युदंड के विपक्ष की बात करते हैं, मृत्युदंड की समाप्ति की बात करते हैं। अब इनका भी अपना पक्ष है, ये भी बात तो ये सही बोलेंगे। इनके क्या तर्क है, देखो इनके तर्क देखते हैं कि मृत्युदंड की समाप्ति करने वाले के तर्क देखते हैं। अगर हम तर्क देखें इनके, तो तर्क में सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले इनका एक बात ये है कि जब आपको पता है कि एक सबसे पहले इसमें दिया गया है पहला प्रथम कि निवारक। अब देखो, जो हमने पक्ष लिया है, देखो जब भी आपको किसी टॉपिक पर पक्ष विपक्ष करना होता है तो आपका कोई भी पॉइंट हो उसके तर्क अच्छे होने चाहिए। तो हमने वहाँ तर्क दिया था कि निवारक के रूप में भी काम करता है, क्योंकि लोगों के मन में भय बैठाता है। परंतु यदि मैं दूसरे तक बात करूँ तो इसको बोल दूंगा कि निवारक के रूप में काम नहीं करता।
और कैसे नहीं करना? देखो, स्पष्ट रूप से बोली गई है कि हमने अगर किसी व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा दी है, ठीक है ना, और कठोर से कठोर सज़ा ये नहीं कि एक झटके में उसको मार दे, सबसे बड़ी कठोर सज़ा ये है कि उसको आजीवन सज़ा दिया जाए। जब उसको आजीवन सज़ा दी जाएगी तो उसको मृत्युदंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आजीवन एक प्रभावी निवारक के रूप में। और दूसरी बात, इसने एक बात और बोली कि आज तक कहीं भी ये प्रूफ नहीं हो पाया कि मृत्युदंड देने वाले राज्यों में अपराध कम हुआ है, ठीक है। तो अभी तक इसका प्रभावी निवारक के रूप में, प्रभावी निवारक के रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो जो लोग बात करते हैं कि मृत्युदंड को बना रहना चाहिए क्योंकि ये प्रभावी निवारक के रूप में काम करता है, तो ये बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जिस राज्यों में मृत्युदंड है वहाँ भी अपराध उसी श्रेणी में हो रहे हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मृत्युदंड होने से अपराध कम होगा। ये इसलिए बात पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए लोगों का कहना है कि मृत्युदंड को समाप्त कर दो, ठीक है ना। ये मृत्युदंड की समाप्ति के पक्ष वाले लोग हैं जो मृत्युदंड के विपक्ष में अपना वोटिंग करते हैं। दूसरी बात बोला है कि दूसरा मैंने उसमें पॉइंट दिया था प्रतिकार। ऊपर जब आपने देखा होगा तो इसके मृत्युदंड के समर्थन में मैंने बोला कि प्रतिकार, कि भाई एक व्यक्ति ने अगर अपराध किया तो उसका बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिकार संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। अगर हम बोले कि कोई व्यक्ति को अगर हम प्रतिकार दिया जाए, भाई उस व्यक्ति ने किसी और की हत्या कीजिए इसलिए उस व्यक्ति की हम हत्या कर दें, उस व्यक्ति को भी राज्य द्वारा समाप्त कर दी जाए, तो ये कौन सा संवैधानिक मूल्य है? ये तो फिर वो हो गया कि आंख बदले आंख दिखाना। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था नहीं चल पाती, ये सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। हाँ बोला, यदि अगर एक व्यक्ति अपराध कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बोले कि इसने मेरे भाई को मारा इसलिए मैं इसके भाई को मार दूं, तो ये किस बात का प्रतीक है? तो इसलिए बोला है कि संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध इसलिए क्योंकि संविधान में कहीं भी प्रतिकार की बात नहीं बोली गई। और दूसरी बात, ये बात बोली गई है कि मनोवैज्ञानिक, अगर हम साक्ष्यों की बात, भाई किसी व्यक्ति को कि मनोवैज्ञानिक, मैंने ऊपर बोला था कि अगर किसी पीड़ित के रिश्तेदार है उनको जब उसका अपराध मिले तो उसको क्या होता है, संतुष्टि मिल जाती। लेकिन इस बात के भी कहीं प्रूफ नहीं मिले कि उनके संतुष्टि मिल जाए, उनको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिल जाए, ऐसा भी कोई प्रूफ वो नहीं मिला। क्या साक्ष्य इसमें स्पष्ट रूप से बोली गई है। तो पहला जो मैंने पक्ष में समर्थन दिए उनका मैं अब खंडन कर रहा हूँ, और ऐसा आपको एग्जाम हॉल में करना है जब यदि आपको इसके पक्ष और विपक्ष में लिखना हो तो, ठीक है। तीसरा है मृत्युदंड की नैतिकता पसंद है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मृत्युदंड देना एक नैतिकतापूर्ण है क्योंकि समाज द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बोला कि मृत्युदंड देने से नैतिकता, ये नैतिक प्रावधान के अनुरूप है, लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं, क्योंकि मृत्युदंड से व्यक्ति की मानवीय गरिमा का हनन होता है ना, उसके जीवन के अधिकार का हनन होता है, इन दोनों क्या होता है ना। और जब यदि किसी चीज़ से किसी प्रक्रिया से इन चीज़ों का हनन होता है तो वो चीज़ फिर कैसे नैतिक हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा पक्ष ये है। तीसरा है कि चौथा, एक मैंने आपको लिखा था यहाँ पर, या मैंने लिखा था कि इससे पुलिस का प्रोत्साहन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि मृत्युदंड का अधिकार दिया जाएगा तो पुलिस इसका मिसयूज भी कर सकती है। और कई बार आपको पता है कि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति से ज़बरदस्त अपराध भी स्वीकार किए जाते हैं। इससे पुलिस की शक्ति बढ़ जाती है और इससे नागरिकों की शक्ति सीमित हो जाती है, नागरिकों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये सही नहीं है। और तीसरा, सुधारात्मक नहीं है, सुधारात्मक उपाय नहीं, क्योंकि तो आपको पता है कि हम किसी भी प्रकार का उपाय नहीं है। हम आपको पता है ये बात कि जब भी हम अगर किसी भी चीज़ की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को हम मृत्युदंड देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हम न्याय देते हैं या किसी व्यक्ति को अपराध दंड देते हैं तो दंड देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति सुधर जाए। लेकिन जब यदि आप उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे देंगे तो क्या गारंटी वो व्यक्ति ही चला जाएगा, सुधारेंगे किसको, ठीक है। और ऐसे आप सब हर किसी अपराध करने वाले को मृत्युदंड देते रहे तो एक दिन दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। फिर एक पक्ष हम इसमें कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश देशों ने इसको समाप्त कर दिया। और इसका एग्जाम्पल आप ऊपर से दे सकते हैं, 108 कंट्रियों में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए भी मुख्य रूप से मृत्युदंड की देने की ज़रूरत नहीं है।
एक इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, सुधारात्मक मतलब हम हमारा उद्देश्य होता है कि भाई व्यक्ति सुधर जाएगा, लेकिन सुधारने के लिए अन्य तरीके भी तो होते हैं। तो सुधारात्मक प्रक्रिया के लिए मृत्युदंड जरूरी क्यों? सुधारात्मक प्रक्रिया के लिए अन्य तरीकों अपनाएं, प्रक्रिया के लिए अन्य तरीके अपनाएं। और अन्य तरीके क्या हो सकते हैं? शिक्षा हो सकती है, सामाजिक विकास हो सकता है। जब व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब व्यक्तियों को खान पान मिलेगा, तो कोई व्यक्ति किसी की क्यों हत्या करेगा? क्यों करता है? क्योंकि अब आपने देखा होगा ज़्यादातर हत्याओं में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, तो जो हत्या करवाने वाला व्यक्ति है उसको कुछ पैसे दे देगा, दूसरे व्यक्ति को मरवा देगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि मृत्युदंड हम इसलिए देते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, अरे सुधारने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं ना, मृत्युदंड का प्रयोग क्यों करें? और इसलिए बोला गया है कि जो मृत्युदंड के विरोध में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनका मानना है कि मृत्युदंड एक सही तरीका नहीं है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब आपको भी पता है कि भारत में वो हत्या जैसी प्रवृत्ति लगातार घट रही है, और इसलिए ऐसी स्थिति में हमें मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे इसने डेटा लिया है कि 2013 1992 में, अगर 1900 डेटा क्या है भारत में हत्या की प्रवृत्ति का, ये भी लिख लो। तो हत्या की प्रवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो 1992 में भारत में कितना था? 4.6 प्रति लाख जनसंख्या पर क्या थी? 4.6, जो 2013 में घटकर कितना हो गया? 2.7 प्रति लाख हो गया। तो जब अपराध अपने आप घट रहा है, हत्या जैसे प्रावधान अपने आप घट रहे हैं, तो हमें भी मृत्युदंड जैसे प्रावधान को हटा देना चाहिए। इसके अलावा इसमें कई उपाय भी आएंगे, इसके अलावा इसमें कई अन्य मुद्दे भी हैं, मृत्युदंड में अन्य मुद्दे। तो अन्य मुद्दे की अगर बात करें हम, तो पहला मुद्दा तो यही है कि इसकी वस्तुनिष्ठता का अभाव रहेगा। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई देखो निर्णय देने वाला न्यायाधीश है, अब हर न्यायाधीश का अपना अलग अलग ओपिनियन रहे। कोई न्यायाधीश किसी अपराध की श्रेणी क्या रख सकता है? क्योंकि हमने क्या बोला कि भाई मृत्युदंड दिया जाना चाहिए गंभीरता के आधार पर, लेकिन गंभीरता क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति के लिए गैंगरेप गंभीर अपराध हो, तो किसी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड का गंभीर अपराध हो सकता है किसी न्यायाधीश के लिए पॉकेट चुराना गंभीर अपराध हो सकता है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तो सबसे पहले कि गंभीरता क्या है, और जब हमें गंभीरता के बारे में पता नहीं तो हम क्या गारंटी है कि मृत्युदंड सही चीज़ के लिए दे रहे हैं? ठीक है ना। तो एक तो इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, दूसरा इसमें सत्यनिष्ठा का भी अभाव होता है। सत्यनिष्ठा का अभाव ये होता है कि जैसे अगर आपने बात देखा होगा, हैदराबाद में एक लड़की के साथ जब गैंगरेप किया गया था और उसके बाद उनको इनकाउंटर करके मार दिया, तो दुनिया तो उनकी हाय हाय बोल रही थी, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि 5वां व्यक्ति या चौथा व्यक्ति उनमें से एक निर्दोष भी तो हो सकता था। तो पब्लिक या सोशल मीडिया की हवा में कई बार न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति बेचारा जिसने दोष ही नहीं किया हो और उसको भी मृत्युदंड मिल जाए, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए बोलता है कि इसकी कोई अपराध किया है नहीं किया, इसकी सत्यता साबित करने के लिए भी हमें एक बड़ी दिक्कत है। आपने देखा होगा न्यायपालिका निर्णय देती है सबूतों के आधार पर, और मूवी में आपने देखा होगा कि सबूत कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो रियल लाइफ है उसमें भी सबूतों का मैनिपुलेशन होता है। और कई बार बेचारा, अगर आप मृत्युदंड दे रहे हो, तो कई बार यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो उससे बड़ा न्याय प्रक्रिया के लिए कलंक कभी नहीं होगा। इसलिए सत्यनिष्ठा को साबित करना जटिल है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया आजकल। तो सोशल मीडिया द्वारा फेक न्यूज, और आपको पता है पब्लिक का, तो पब्लिक जब एक के पक्ष में चली जाएगी तो यस यस करती जाएगी या नो नो करती जाएगी। ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात, अति विलंब आपने देखा होगा भारत में कसाब का मामला हुआ, या कई ऐसे व्यक्ति है जैसे राजीव गांधी की हत्या करने वाले लोग, जो 1991 की टाइम की बात है, इतने कोई व्यक्ति 20 साल से 30 साल से जेल में पड़ा हुआ है, जबकि उसको मृत्युदंड तो आपने एक टाइम पे दे दिया कि इसको 1 साल में मृत्युदंड दें। अगर किसी व्यक्ति को आप 10 साल तक 20 साल तक जेल में रख रहे हैं तो उसकी फांसी, मतलब उसकी जीवन की आजीवन कारावास की सज़ा तो हो ही गई, तो फिर उसको मृत्युदंड देने की ज़रूरत क्या है? तो कहने का मतलब है कि जब आप मामलों को निपटान में विलंब कर रहे हो तो वहाँ मृत्युदंड ज़्यादा प्रासंगिक हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से मृत्युदंड के विपक्ष की बात थी। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले, इसके बाद हमारे बात ये आती है कि क्या इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बीच का रास्ता की बात करें, अगर इसमें निष्कर्ष क्या निकालें हम, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो, निष्कर्ष की अगर मैं बात करें
तो निष्कर्ष की बात यह है कि सबसे पहले तो यह है कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें विश्वास, किसमें, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ाओ। पारदर्शिता का मतलब है कि जब भी मृत्युदंड जैसे गंभीर अपराध होते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायिक निर्णय सही हुआ है या नहीं हुआ उसका पूरा विवरण जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और ये किसको लागू करेगा, ये जो बचन सिंह बाद हुआ था को क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा। क्योंकि बचन सिंह बाद में स्पष्ट रूप से बोला कि उचित कानूनी प्रक्रिया, और उचित कानूनी प्रक्रिया न्यायपालिका ने की है या नहीं की है ये लोगों को पता कैसे चलेगा, जब न्यायपालिका लोगों को बताएगी। इसलिए सबसे पहला काम है कि न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा विश्वास और पारदर्शिता होनी चाहिए, तब जाकर के अगर कोई व्यक्ति सच में ही उस अपराध का दोषी है तो उसको अपराध दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा हमें थोड़ा अन्य सुधारात्मक उपाय पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, एग्जाम्पल एजुकेशन, ठीक है, डेवलपमेंट, इन पे फोकस करो ताकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और दे सकते हैं हम कि तुरंत कार्रवाई। अगर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको बहुत फास्ट बना देंगे, जैसे ही फास्ट बनेगी तो उसमें तुरंत आप किसी व्यक्ति को दंड दे देंगे तो वो दंड ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, आपको मृत्युदंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा ये बोला गया कि इसको अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अपराध किया है, न्यायपालिका में न्यायाधीश बैठा हुआ है और लिख देगा कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है और पेन को तोड़ दे। हो सकता है कोई न्यायाधीश कई बार क्या होते हैं कि रात को मूवी देख के आए बढ़िया सी, मूवी में इमोशन में खो रहे हैं, अचानक से सोए उसको एक निर्णय देना इसी प्रकार का, और न्यायाधीश उसी मूवी के होश हवास में आते हुए पेन को तोड़ देता है और बोल देता है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो कई बार बोला जाता है कि इमोशनल, सेंटिमेंटल या जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं देना चाहिए। न्यायपालिका को किसी अपराध के अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड को प्रयोग किया जाना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट का अंतिम उपाय के रूप में क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो चीज़ देखी, इसको रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए, ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, और उसमें आपको क्या बैलेंस रखना है तो ये आप निष्कर्ष में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट प्री की जुड़ी हुई है। तो एक बात और ध्यान रखना कि ये तो हम सब चीज़ें पढ़ ही लेते हैं पॉलिटी में, इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं रहा। ठीक है ना, लेकिन आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि रिवीजन के लिए आपके काम आ जाएगी। ठीक है ना, वैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से इसको डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा यही बात इसमें बोली गई है जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था। चलो इसको देख लेते हैं मुद्दा कि दया याचिका, इसको डिस्कशन कर ही लेते हैं ताकि आप समझ लेंगे अच्छे। दया याचिका, ठीक है ना, और दया याचिका क्या है इसको देख लेते हैं सबसे पहले, या हम इसको दूसरा बोलते हैं क्षमा याचिका। ठीक है ना, तो पहली बात इसको क्या है सबसे पहले समझना है क्या है। तो क्या है, तो एक तो अंतिम संवैधानिक उपाय है। अगर किसी अपराधी को, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए या दोष से बचाए रखने के लिए एक अंतिम संवैधानिक उपाय क्या है, अंतिम संवैधानिक उपाय, ये लास्ट उपाय भाई आपका। इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं बचेगा। अगर राष्ट्रपति और गवर्नर ने सजा दे दी तो उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना, तो अंतिम उपाय है। और इसको क्यों लाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों लाया गया है, इसकी महत्वपूर्ण ये है कि ये क्यों लाया गया है। तो क्यों लाया गया है, इसके लिए ये है कि सबसे बड़ी बात है कि देखो न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है कि न्याय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण है कि न्याय प्रक्रिया क्या होती है, मानवतावादी होती है। न्यायिक प्रक्रिया में मानवतावादी पक्ष हेतु क्या होता है कई बार, क्योंकि आपको पता है कि न्यायपालिका जो डिसीजन देती है तो वो कानूनों को देखती है, वो प्रूफों को देखती है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कानून और न्यायपालिका का दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया से बंधे उसमें क्या हो सकता है, अपना डिसीजन दे देते। ठीक है ना, तो इससे हो सकता है कि उनके व्यक्ति न्याय जो राष्ट्रपति और गवर्नर हैं उनको भी एक मानवतावादी पक्ष रखने की बात की जाती है, उनको भी एक ह्यूमैनिटी वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है, इसलिए ये दया याचिका दी गई है। दूसरा, यदि मैं बात करूं अगर न्यायपालिका से चूक हो जाए, कई बार भाई न्यायपालिका न्यायाधीश बैठे हैं तो भगवान तो नहीं, तो न्यायपालिका से चूक से बचने से चूक होने की स्थिति में भाई न्यायपालिका ने हो सकता है कि न्यायपालिका डिसीजन देती है प्रूफों के आधार पर, और हो सकता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध में प्रूफ चले गए हो
हो सकता है उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया हो, लेकिन प्रूफ उसके पक्ष में चले गए हो, तो न्यायपालिका मजबूरी में भी कई बार उसको मृत्युदंड दे सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका से चूक होने की स्थिति में निर्दोषी को बचाने हेतु ये जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो क्यूरेटिव जो पेटिशन होती है, ये जो दया याचिका होती है, क्षमा याचिका होती है, इस क्षमा याचिका की अगर मैं बात करूं तो इसको इसलिए जोड़ा गया ताकि मुख्य रूप से एक तो न्यायिक प्रणाली में मानवतावादी पक्ष आए और न्यायपालिका से कोई चूक ना हो। अब संवैधानिक अगर इसके प्रावधान देखें हम, संविधान प्रावधान एक तो है आर्टिकल, अगर आपने देखा होगा आर्टिकल 72, ये है राष्ट्रपति के पास शक्ति है इसमें, और एक है आर्टिकल 161, ये गवर्नर के पास शक्ति है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति एवं गवर्नर दोनों न्यायपालिका में इस प्रकार के डिसीजन देंगे, तो ऐसी स्थिति में वो डिसीजन स्वयं नहीं देंगे बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से देंगे। ध्यान रखना, यानी कि क्षमा याचिका के दौरान जब राष्ट्रपति और गवर्नर के पास जब क्षमा याचिका आती है तो उसमें निर्णय देता है तो उसमें मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी पड़ती है। इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आता है, सहायता अनिवार्य, यानी कि बिना मंत्रिपरिषद की परामर्श के वो क्या नहीं कर सकता, मृत्युदंड नहीं दे सकता। इसलिए क्या होता है कि इसको क्या होता है कि सलाह बाध्य होती है। मंत्रिपरिषद की क्या होती है, सलाह होती है, बाध्य होती है किसके लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो। अर्थात गवर्नर और राष्ट्रपति जब भी क्षमा याचिका पर निर्णय देंगे तो वो खुद का निर्णय नहीं होगा बल्कि वो मंत्रिपरिषद की सहमति से बना हुआ एक निर्णय होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। इसमें दो चीज़ें और देख लेना आप कि क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं, और ये 2-3 केसों को भी आप एक बार देख लेना। बस यही एक सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में, एक केस तो मैंने आपको बता दिया, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में क्या बोला, माची सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि अपराधी कौन है और पीड़ित कौन है, और पीड़ित पे जो अपराध किया गया था वो किस परिस्थिति में किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ मृत्युदंड के कुछ जो आधार थे कि इन केसों पे, इन क्राइमों पे आप मृत्युदंड दे सकते हैं, उनमें कुछ क्राइमों को श्रेणी से हटा दिया मृत्युदंड की श्रेणी से। तो इस प्रकार दोस्तों विजन की इस मई मंथ की मंथली मैगजीन के अंतर्गत हमने आपके साथ कई चीज़ें डिस्कशन की, और मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें निश्चित रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जब इन चीज़ों को आप थोड़ी गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस विजन की मंथली मैगजीन के साथ साथ वो सारी चीज़ें इसमें कवर करवाएं जो आपकी समझ को, आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम है, उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। नहीं तो मैगजीन आपने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत तरीके से लोग पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो वो क्या है कि थोड़ा शॉर्ट हो जाती है। हम थोड़ा सा विस्तार से आपके साथ कराने की कोशिश करें। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिए, और आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो बनी रहेंगी। और 1 तारीख से होने वाली हमारी इस महा सीरीज़ में आप सभी ज़्यादा ज़रूर जुड़ें, रेगुलर आप उनको फॉलो करें। निश्चित रूप से आपकी तैयारी को बहुत मजबूती मिलेगी। और आप सभी को इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसकी PDF है, उस भी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में इसकी PDF को शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से जो नोट्स आपके सामने लाइव बने हैं उन नोट्सों को आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।